तिब्बत, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, अमेरिका की 1/3 एरिया वाला ये देश, जो अगर इंडिपेंडेंट होता तो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश होता, जिसे चाइना ने 1950 में इन्वेड कर लिया। एशिया की सबसे हाई एल्टीट्यूड पर बसा ये देश 9 रिवर्स का सोर्स है, यानी कि तिब्बत, चाइना, मंगोलिया, इंडिया और कई साउथ एशियन कंट्रीज की लाइफलाइन तिब्बत से शुरू होती है। एंड नो वंडर चाइना इस लाइफलाइन को किसी भी कीमत पर अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। हिस्ट्री ये बताती है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज की जितने भी रेशियल या सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटेन का क्रिएशन है, और तिब्बत भी इससे बच नहीं सका। तिब्बत ऑक्यूपेशन और ब्रुटैलिटी के लिए जितना चाइना जिम्मेदार है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटेन की भी है। इन दोनों देशों की एम्बिशन और सेल्फ इंटरेस्ट की कीमत तिब्बत को चुकानी पड़ी। पर सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि फेरोशियस वॉरियर्स की हिस्ट्री वाला यह देश चाइना के कंट्रोल में आ गया। आइए शुरू से शुरू करते हैं। तिब्बत अंपायर लगभग 7वीं सेंचुरी में किंग सोंगस्तान गाम्पो के अंदर में स्थापित हुई। किंग पर नेपाली बुद्धिस्ट वाइफ भ्रिकुटी का इतना इन्फ्लुएंस था कि किंग ने भी बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया, और न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि अपने मिनिस्टर्स और कई स्टूडेंट्स को इंडिया बुद्धिज्म और संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा। बुद्धिज्म स्क्रिप्चर्स को तिब्बतन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया और इवेंचुअली तिब्बत का स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म बन गया। और यही वो पीरियड था जब तिब्बत और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव शुरू हो चुका था। 1821 AD में दोनों देशों के बीच पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसमें बॉर्डर्स को क्लियरली डिमार्केट कर दिया गया, और ये प्रूफ लासा में आज भी स्टोन पिलर्स में इंस्क्राइब्ड है। एक रीजन आइडेंटिफाई किया गया और कहा गया कि उस फ्रंटियर के ईस्ट में चाइना होगा और वेस्ट में तिब्बत, और ये रीजन था गांसू संक्षी बॉर्डर के आसपास, यानी इसके लेफ्ट में जितना भी एरिया है वो तिब्बत है। ये चाइना ने हिस्टोरिकली एक्सेप्ट किया है। ये ट्रीटी इस बात का कॉन्क्रीट प्रूफ है कि हिस्टोरिकली तिब्बत और चाइना दो अलग अलग नेशन थे, पर फेरोशियस वॉरियर्स वाली तिब्बतन रेस धीरे धीरे बुद्धिज्म को मानने वाली स्पिरिचुअल रेस में तब्दील हो रही थी, जिसे खुद दलाई लामा ने तिब्बत की सबसे बड़ी गलती मानी। तिब्बत की ज्योग्राफी पर अगर गौर करें तो वेस्ट में चाइना, नॉर्थ में मंगोलिया, ईस्ट में लद्दाख और साउथ में नेपाल है। तिब्बत पर अक्सर पड़ोसी देशों का आक्रमण होता रहता था, पर तिब्बत अब एक बुद्धिस्ट स्टेट था, लिहाजा उसके पास इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो खुद को डिफेंड कर सके। 1717 में मंगोल ट्राइब्स में तिब्बत पर अटैक किया तो तिब्बत ने अपने पड़ोसी चाइनीज एम्परर से मदद मांगी। चाइनीज आर्मी ने मंगोल्स को खदेड़ तो दिया, और उसके बदले में तिब्बत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मंचू एम्परर ने पहली बार चाइनीज एम्बन, यानी आज की भाषा में कहें तो चाइनीज एम्बेसडर को तिब्बत में पोजीशन कर दिया, जिसे हमेशा एक छोटी आर्मी एस्कॉर्ट करती थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे तिब्बत पर दलाई लामा के पावर्स कम होते गए और चाइनीज एम्बन का इंटरफेरेंस डे टू डे तिब्बतन लाइफ में इंक्रीज होता गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये तिब्बत और चाइना की हिस्ट्री का पहला आर्म्ड इंटरफेरेंस था। इसके बाद गुरखा तिब्बत वॉर, तिब्बत लद्दाख वॉर, और इन सभी वॉर्स में तिब्बत को चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत पड़ी, और धीरे धीरे चाइना के तिब्बत पर पकड़ मजबूत होती गई। और इसी पकड़ को बनाए रखने के लिए चाइना ने ये इंश्योर किया कि कोई भी यंग दलाई लामा अडल्टहुड तक ना पहुंचे। दे डाइड एज अ माइनर। ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि 7th से 13 दलाई लामा तक सिर्फ एक ही दलाई लामा अडल्टहुड तक पहुंचे। चाइना वॉज लिटरली मर्डरिंग द स्पिरिचुअल गुरुज ऑफ तिब्बत। पर तिब्बत के लिए प्रॉब्लम्स अभी शुरू हुई थी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इंपीरियल पावर ब्रिटेन की एंट्री तिब्बत में अब होने वाली थी। द ग्रेट गेम एट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड हैड जस्ट स्टार्टेड। ब्रिटेन की तिब्बत पॉलिसी का सिर्फ एक ही मकसद था, तिब्बत को अपने प्रोटेक्शन के लिए बफर जोन में तब्दील करना। बफर जोन यानी ऐसा जोन जिससे ब्रिटिश अंपायर पर चाइनीज या रशियन थ्रेट ना हो। ब्रिटिश इंडिया का तिब्बत के साथ पहली बार कॉन्टैक्ट 1774 में हुआ, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग ने अपने एम्बेसडर को फॉर्मली तिब्बत भेजा। पर अगले 100 सालों तक ब्रिटेन और तिब्बत का रिलेशन लगभग न के बराबर था। पर जब ब्रिटिश अंपायर अपने पीक पर था और सिक्किम को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, तब इसका मतलब एक ही था, ब्रिटेन और तिब्बत अब पड़ोसी हो गए थे। ब्रिटेन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि तिब्बत पर किसी भी तरह का रशियन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जिससे कि उनके ट्रेड इंटरेस्ट पर नुकसान हो। पर ब्रिटेन खुद भी इतने कोल्ड और इनहैबिटेबल टेरेन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, और इसके लिए उन्होंने चाइनीज एम्पायर की मदद ली और चाइना को तिब्बत का सो कॉल्ड गार्डियन एक्सेप्ट कर लिया।
बिना तिब्बत को कॉन्फिडेंस में लिए। और इसी सिलसिले में 1890 में एक ट्रीटी साइन की गई जिसे सिक्किम तिब्बत ट्रीटी कहते हैं, जिसमें सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर्स को क्लियरली डिमार्केट किया गया। ये वही ट्रीटी है जिससे इंडिया और चाइना के बीच डोकलाम और नाकुला पास जैसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये ट्रीटी चाइना और ब्रिटेन के बीच हुई। तिब्बत के बॉर्डर को फिक्स करने के लिए तिब्बत को ही इन्वॉल्व नहीं किया गया। गजब बेइज्जती है। चाइना ने खुद सारे डिसीजन तिब्बत के बिहाफ में लिए, पर तिब्बत ने इस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया। लॉर्ड कर्जन को यह डर था कि तिब्बत अगर रशियन इन्फ्लुएंस में चला गया तो ब्रिटेन के लिए खतरा हो सकता है, और चाइना को यह डर था कि ब्रिटेन तिब्बत को सिक्किम की तरह ही अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत पर चाइना, ब्रिटेन और रशिया का पावर प्ले चल रहा था, और इसी कोल्ड वॉर को द ग्रेट गेम कहते हैं। वो गेम जो ब्रिटिश एम्पायर किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। और इसीलिए जब 1819 की ट्रीटी को तिब्बत ने मानने से मना कर दिया तो लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत को सबक सिखाने के लिए और अपने ट्रेड इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एक एक्सपीडिशन भेजा, कर्नल यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन। ये एक्सपीडिशन तिब्बत की हिस्ट्री का सबसे डार्क पीरियड था। इस एक्सपीडिशन में 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स और मैपिंग टूल की मदद से यंग हस्बैंड की टीम ने तिब्बत की ऐसी टेरिटरीज एक्सप्लोर की जो पहले मैप में एग्जिस्ट नहीं करती थी, और साथ में ट्रीटी ऑफ लासा साइन किया गया। यंग हस्बैंड की टीम को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि किसी भी कीमत पर तिब्बत को ये ट्रीटी साइन करने पर फोर्स किया जाए, या तो बातों से या बंदूक से। इस ट्रीटी में कहा गया तिब्बत को 1819 की सिक्किम तिब्बत ट्रीटी में डिफाइन किए गए बॉर्डर्स को मानना होगा। ब्रिटेन को तिब्बत में ट्रेड करने का राइट होगा। ब्रिटेन को इतने टफ ट्रैवल रूट से ट्रैवल करके लासा तक पहुंचने में जो इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए 75 लाख का फाइन पे करना होगा, और अगले 75 सालों तक 1 लाख रुपए पे करना होगा। और जब तक तिब्बत ये नहीं करता तब तक चुंबी वैली ब्रिटेन के कंट्रोल में होगा। तिब्बत किसी भी फॉरेन पावर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। बंदूक की नोक पर जबरदस्ती साइन कराए गए इस ट्रीटी से ब्रिटेन ने रूफ ऑफ द वर्ल्ड को धराशायी कर दिया था। और चाइना, जो कि तिब्बत का सो कॉल्ड गार्डियन था, एक बार भी उन्होंने इस अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट के लिए कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। चाइना एक मूक दर्शक की तरह चुपचाप तिब्बत के इस अपमान को देखता रहा। चाइना को लेकर तिब्बत की हिपोक्रेसी एक बार फिर से एक्सपोज हो चुकी थी। चाइना तिब्बत का सो कॉल्ड बिग ब्रदर कहलाने का राइट भी खो चुका था। पर चाइना यही नहीं रुका। तिब्बत की कमजोरी का चाइना ने भरपूर फायदा उठाया। सबसे पहले उन्होंने दलाई लामा को डिपोज किया, और उसके बाद खुद के पंचन लामा को तिब्बत का स्पिरिचुअल लीडर घोषित कर दिया। कमजोर तिब्बत के साथ चाइना ने उसी तरह की पॉलिसी अपनाई जैसे कि चाइना अभी शिंगजियांग में कर रहा है। सिग्निफिकेशन ऑफ तिब्बत, यानी सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली तिब्बत को चाइना के प्रति लॉयल बनाने की कोशिश। सिग्निफिकेशन ऑफ तिब्बत में 15 पॉइंट्स प्रोग्राम बनाए गए, जैसे कि तिब्बतन्स के लिए चाइनीज सरनेम लगाना मैंडेटरी हो गया, चाइनीज क्लोथिंग का तरीका मैंडेटरी कर दिया गया, क्लीन शेव रखना कंपलसरी कर दिया गया, चाइनीज रेसिडेंट्स को तिब्बत में सेटल होने के लिए और उन्हें तिब्बतन औरतों से शादी करने के लिए मोटिवेट किया गया। 1906 से 1910 का वक्त तिब्बत के लिए मुश्किलों भरा था। 2000 से भी ज्यादा चाइनीज फोर्सेस तिब्बत में घुस आए। लूट, रेप, मर्डर तिब्बत में खुलेआम हो रहा था। दलाई लामा को यह समझ आ गया था कि चाइना वॉज इन फॉर अ किल, पर इससे पहले कि चाइनीज फोर्सेस उन्हें पकड़ पाती, ही एस्केप्ड टू इंडिया। हिंदुस्तान पहुंचते ही उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसरों से गुहार लगाई, मैं हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत की मदद मांगने आया हूं। अगर ब्रिटेन ने मीडिएट नहीं किया तो चाइना तिब्बत को हथिया लेगा और उसके बुद्धिस्ट रिलीजन और उनकी सभ्यता को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, और एक दिन चाइना इंडिया के बॉर्डर पे भी वही करेगा। दलाई लामा की ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक थी। चाइना आज एग्जैक्टली इसी तरह बिहेव कर रहा है। पर तिब्बत की किस्मत का पासा एक बार फिर पलटने वाला था। 1911 के रिवॉल्यूशन में चाइनीज चिंग डायनेस्टी कोलैप्स कर जाती है और चाइना सिविल वॉर में उलझ जाता है, और इसी चाइनीज के उसमें तिब्बत के एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का रास्ता फिर से खुल जाता है। पर दलाई लामा को यह साफ पता था कि चाइना जिस दिन मिलिट्री लेवल पे स्ट्रांग हुआ वो तिब्बत पर फिर से अटैक करेगा, और इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन को ऑफिशियली चाइना और तिब्बत के बॉर्डर मसले को सुलझाने के लिए मीडिएट करने की अपील की। ये एक अजीब आयरनी थी कि जिस ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपीडिशन ने कुछ साल पहले तिब्बत को ह्यूमिलिएट किया था, उसी ब्रिटिश एम्पायर से दलाई लामा मदद की अपील कर रहे थे। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? ब्रिटेन के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तिब्बत पर अपने ट्रेड इंटरेस्ट को और मजबूत करने की, उसे रशियन इन्फ्लुएंस से दूर रखने की।
और इसीलिए बॉर्डर इशू को सुलझाने के लिए 1914 में ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच एक हिस्टोरिक कन्वेंशन हुई, द सिमला कन्वेंशन। इंडिया और चाइना के बीच आज के बॉर्डर डिस्प्यूट्स की सारी जड़ इसी ट्रीटी से शुरू होती है। क्या है ये सिमला कन्वेंशन और कैसे बदल दिया इसने इंडिया और चाइना का इतिहास, जानेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।